हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। और कुछ नहीं पूछा तो फिर सागर ने कहा, माँ जी, हम लोग तुम्हारी प्रजा हैं, हमारा दुख तुम ना सुनोगी तो कौन सुनेगा। सूरसी ने कहा, सुनकर भी उतने बड़े जमींदार के विरुद्ध मैं कुछ प्रतिकार न कर सकूंगी बेटा। सागर ने कहा, एक बार तो किया था, फिर ज़रूरत हो तो तुम ही कर सकोगी, तुम ना कर सको तो हमारी रक्षा करने वाला और तो कोई नहीं है माँ जी। सूरसी ने कहा, अगर कोई नई भैरवी हो तो उसी को तुम अपना दुख बतलाना। सागर ने चौंक कर कहा, तो क्या तुम सचमुच हमें छोड़कर चली जाओगी माँ जी। गांव के सभी लोग तो यही बातचीत कर रहे हैं। वह अचानक रुक गया, पर सूरसी से इस प्रश्न का कोई उत्तर देते ही नहीं बना। थोड़ी देर के बाद सूरसी धीरे धीरे बोली, देखो सागर, तुम्हारे सामने यह बात कहने में लज्जा से मेरा सिर कटा जाता है, पर मेरे बारे में तो तुमने सब कुछ सुन लिया है। गाँव वालों की तरह तुम लोगों ने भी देखती हूँ विश्वास कर लिया है। उसके बाद भी क्या मुझे ही तुम लोग भैरवी रखना चाहते हो। सागर ने बाहर बैठे बैठे धीरे उत्तर दिया, बहुत सी बातें सुनता हूँ माँ जी। अन्य आदमियों की तरह हमें भी मालूम नहीं होता कि उस दिन तुम घर क्यों नहीं लौटी और किस लिए सवेरे साहब के हाथ से तुमने जमींदार को बचा लिया। खैर जाने दें उस बात को माँ जी। हम दो चार घर के छोटे आदमियों ने तुम्हें अपनी माँ समझ रखा है। जहाँ कहीं तुम जाओ वहीं हम लोग भी साथ चलेंगे, पर जाने से पहले अच्छी तरह बतला जाए। सूरसी ने कहा, पर तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो, तुम तो माँ चंडी की प्रजा हो। देवी की दासियाँ मेरे जैसी कितनी ही हुई हैं और कितनी ही होंगी। उसके लिए तुम लोग क्यों घर द्वार छोड़कर जाओगे और किस लिए उपद्रव मचाओगे। यह भी तो हो सकता है कि खुद मुझे को यह सब अच्छा नहीं लग रहा हो। सागर ने अचकचाकर पूछा, अच्छा नहीं लगता। सूरसी ने कहा, आश्चर्य की बात क्या है सागर, मनुष्य का मन क्या बदल नहीं जाता। इस बार वह सिर्फ हूँ कहकर चुप हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद बोला, पर अब रात ज़्यादा नहीं है माँ जी, आकाश भी साफ हो रहा है, अब तुम ज़रा सो जाओ। खुद सूरसी को भी यह चर्चा अच्छी नहीं लग रही थी। इसके सिवा वह बहुत थक गई थी। सागर के कहने पर वह चुपचाप आंखें मूंद कर लेट गई, पर जब तक नींद नहीं आई तब तक सागर की ही बातें घूम फिर कर याद आने लगी। यह जो आदमी रात भर जागता हुआ बाहर बैठा है, इसे वह बचपन से ही जानती आई है। अत्यंज होने के कारण अब तक उससे तुच्छ और नीच काम ही लिया गया है। किसी दिन कोई सम्मान का स्थान उसको नहीं दिया गया। उसके साथ बैठकर समान रूप से बातचीत करने की कल्पना भी अब तक किसी को नहीं हुई। पर आज इस दुख की रात में बहुत सी बातें जानबूझकर ही उसके मुंह से निकल गई हैं। और शायद परिणाम में इसकी भलाई बुराई का हिसाब लगाने की भी आवश्यकता हो सकती है। पर श्रोता की हैसियत से इस आदमी को वह आज बहुत नीच नहीं समझ सकी। दूसरे दिन सूरसी नींद टूटते ही किवाड़ खोलकर बाहर आई तो उसने देखा कि दिन चढ़ाया है। थोड़ी दूर बहुत से आदमी उसी के बंद दरवाजे की ओर टुकुर टुकुर देखते हुए किसी तमाशे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहीं जरा सी ओट या पर्दा नहीं है। अचानक उसके मन में आया कि अभी किवाड़ न लगा लूँ तो इन लोगों को उत्सुक दृष्टि से अपने को बचा नहीं सकूंगी। यह छोटा सा खपरेल कितना ही जीर्ण और कितना ही टूटा फूटा क्यों ना हो, पर अपने बचाव के लिए इसके सिवा संसार में और दूसरा स्थान नहीं है। इतने में सूरसी ने देखा कि भीड़ में से निकलकर एक कौड़ी नंदी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने विनती के साथ कहा, गांव में हुजूर पधारे हैं, आपने सुना होगा। जमींदार के गुमास्ते इस एक कौड़ी ने इससे पहले कभी सूरसी को आप नहीं कहा था। उसका यह विनय, उसके संभाषण का यह ढंग सूरसी को बहुत अखरा। पर कुछ उत्तर पाने से पहले ही उसने फिर सम्मान के साथ कहा, हुजूर ने आपको एक बार फिर याद किया है। कहाँ? यहीं कचहरी में, सवेरे से ही आकर किसानों की नालिश सुन रहे हैं। आज्ञा हो तो पालकी भेज दूं। सब लोग विस्मित होकर सुन रहे थे। सूरसी ने समझा मानो ये लोग इसी बात पर हंसी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका हृदय आग की तरह जलने लगा, पर उसी दम अपने को संभाल कर उसने पूछा, एक कौड़ी, यह उन्हीं का प्रस्ताव है या तुम्हारी बुद्धिमानी है। एक कौड़ी अदब के साथ बोला, मैं तो नौकर हूँ, यह खुद हुजूर की आज्ञा है। सूरसी ने हंसकर कहा, तुम्हारे हुजूर की तकदीर अच्छी है। जेल में कोलू पीसने के बदले न केवल स्वयं पालकी पर सवार होकर सैर कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी उन्होंने उसका इंतज़ाम किया है। कह दें जाकर एक कौड़ी, मुझे पालकी पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है, मुझे बहुत काम है। एक कौड़ी ने कहा, तीसरे पहर या कल सवेरे भी क्या ज़रा सी फुर्सत ना होगी। सूरसी ने कहा, नहीं। एक कौड़ी ने कहा, पर फुर्सत होती तो अच्छा होता।
और भी 10 आसामियों की नालिश है। सोरसी ने कड़ी आवाज में उत्तर दिया। फैसला करने लायक बुद्धि हो तो वे अपने आसामियों के झगड़ों का फैसला करें। मैं तो तुम्हारे हुजूर की आसामी नहीं हूँ। मेरे फैसले के लिए सरकारी अदालत है। यह कहकर वह हाथ का अंगूछा कंधे पर रख कर तेजी से तालाब की तरफ चल पड़ी। जमींदार के इस निर्धन निकेतन को झाड़ पोंछ कर सजाने में 3-4 दिन लग गए। लोग कहते हैं कि इस बार हुजूर 2-3 महीने तक चंडीगढ़ में ही ठहरेंगे। सवेरे से ही उत्तर की ओर के बड़े कमरे में मजलिस बैठी है। फर्श कॉर्पोरेट में बड़ा है, उस पर जाजम बिछी हुई है। बीच बीच में उधर उधर 2-4 मोटे मोटे तकिए पड़े हैं। कमरे में एक तरफ गांव के प्रधान लोग कतार बांधे बैठे हैं। जमींदार के पास उनकी बड़ी भारी एक नालिश है। राय महाशय हैं, शिरोमणि हैं, जोगेन बाबू और मित्र भैया हैं। यहाँ तक कि तारादास चक्रवर्ती भी उन्हीं की ओट में सिर झुकाए पर कान खड़े हुए सावधानी से बैठा हुआ है। जो और भी लोग थे उनमें नाचीज एक भी आदमी नहीं था, तो भी उनके नाम धाम के विवरण से पाठकों को कोई समस्या न होगी। उनके बतलाने की आवश्यकता नहीं। जो भी हो, इन लोगों की संयुक्त चेष्टा से मामले की भूमिका किसी प्रकार खत्म होने पर भी असल बात उठनी नहीं थी। ठीक मुंह पर आने पर भी किसी के मुंह से निकलती नहीं थी। जीवानंद चौधरी उपस्थित थे। सबके साथ रहकर भी थोड़ी दूर एक तकिए के सहारे बैठे मानो एकाग्रचित होकर सब सुन रहे थे। प्रफुल्लित था। पूरा स्वाभाविक न होने पर भी उनके चेहरे पर एकदम बनावटीपन भी नहीं दिखाई पड़ता था। शायद शराब के नशे ने अभी तक उनके दिमाग पर दखल नहीं किया है। सामने के बड़े बड़े खुले दरवाजों से बारुई नदी की सूखी बालू और गीली मिट्टी की बू हवा के साथ घर के अंदर आ रही थी। पास के कमरे में शायद रसोई हो रही थी। उससे एक प्रकार की आवाज़ और महक बीच बीच में हवा के साथ आकर लोगों के कान और नाक में पहुंच रही थी। वह व्यक्ति विशेष को उपाधि और रुचिकर होने पर भी शिरोमणि जी उससे बड़े चंचल हो उठे। वे अचानक एक दो बार खांस कर अंगूछे से नाक पोंछते हुए वहां से उठकर एक किनारे जा बैठे। शिवानंद ने यह देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी को घराणे चांद्र भोजन हो गया है क्या? वहां उपस्थित बहुत से लोग हंस पड़े। शिरोमणि का नाक की तरह चेहरा भी लाल हो उठा। जीवानंद ने हंसकर कहा, डरने की बात नहीं है पंडित जी, जाति नहीं जाएगी। वह आपकी ही चंडी देवी का महाप्रसाद है। पर जो रसोई पका रहा है उसका गोत्र मुझे ठीक मालूम नहीं। शायद आपके गोत्र से भी ना मिले। शिरोमणि ने अपने को थोड़ा संभाल कर कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रसोइया ब्राह्मण है, गरीब होने पर भी गोत्र कोई ना कोई अवश्य होगा। जीवानंद ने जोर से कहकहा मारकर हंसते हुए कहा, मालूम नहीं वह बला उसकी है या नहीं, पर सन्नासी करछुल आदि के साथ मिलकर सोने की चूड़ियों की आवाज़ मुझे बहुत मीठी मालूम होती है। और उसी हाथ से परोसने पर, खैर आपको निमंत्रण देने पर तो। इतना कहकर जीवानंद ने सिर उठाकर हंसी से घर भर दिया। शिरोमणि ने सिर झुका लिया और अंदर का भेद सभी को मालूम था, तो भी इस तरह स्पष्ट रूप से निर्लज्जता जाहिर करने के कारण उसकी ओर सहसा कोई ताक नहीं सका। हंसी बंद होने पर कहा, सदा लाभ तो बहुत हुआ, और ऐसे ही बीच बीच में आप लोग कृपा करते रहें तो और भी बहुत हो। पर आप लोगों को शिकायत किस बात की है, ज़रा कहिए तो। उत्तर में किसी के मुंह से बात नहीं निकली। सब लोग जैसे कि तैसे चुपचाप बैठे रहे। जीवानंद ने कहा, कहने से क्या आप लोगों को शर्म लगती है? अब की बार राय महाशय ने मुंह उठाकर देखा, कहा, नंदी जी तो सब जानते हैं, क्या उन्होंने हुजूर से निवेदन नहीं किया है? जीवानंद ने कहा, शायद किया हो, मुझे याद नहीं है। इसके सिवा उसके निवेदन करने पर विश्वास न रखकर आप ही लोग फरमाइए। दुरुक्ति दोष हो सकता है, पर क्या किया जाए, जमींदार का गुमास्ता है ना, ज़रा सामना करा रखना अच्छा है, ठीक है ना? प्रभु के मुंह से एक कौड़ी की यह प्रशंसा सुनकर राय महाशय मन में बड़े प्रसन्न हुए, पर बाहर चंचलता प्रकट न करके परम गंभीरता के साथ बोले, हुजूर सब कुछ जानते हैं। नौकर के बारे में अपनी इच्छा के अनुसार सम्मति प्रकट कर सकते हैं, पर हम लोगों का अभियोग? क्या अभियोग है? जनार्दन राय ने कहा, हम लोग गांव के छोटे बड़े ऊंच नीच सभी लोग मिलकर। जीवानंद ने जरा हंसकर कहा, सो तो देख ही रहा हूँ, वहीं ना बैठे हैं भैरवी के पिता तारादास चक्रवर्ती। अब जमींदार ने उनकी ओर उंगली से इशारा किया। तारादास ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह जाजम के एक अंश पर दृष्टि जमाए चुपचाप बैठा रहा, और राय महाशय के अवनत मुख पर भी
जरा फीकी छाया पड़ी, पर संभाल लिया शिरोमणि जी ने। उन्होंने विनय के साथ कहा, राजा के सामने प्रजा संतान की तरह है। वह दोष करे तो भी संतान है और ना करे तो भी संतान ही है, और बात एक तरह से उसने की है। उसी की लड़की सोरसी के संबंध में हम लोगों ने निश्चय किया है कि उसे अब देवी जी की भैरवी नहीं रखा जा सकता। हमारी प्रार्थना है कि हुजूर उसे इस पद से हटा देने की आज्ञा दे दें। सब लोगों ने एक ही साथ सिर हिलाकर जवाब दिया, जी हाँ, इनसे अब काम नहीं चल रहा है। जनार्दन के प्रतिवाद के ढंग से सिर उठाकर कहा, काम चलने न चलने की बात नहीं है हुजूर, यह गांव की भलाई के लिए आवश्यक है। जीवानंद ने हंसते हुए कहा, यानी गांव की भलाई बुराई की आलोचना न करके भी यह मान लिया जा सकता है कि इसमें आपकी निजी भलाई बुराई कुछ अवश्य है। मुझे मालूम नहीं कि भैरवी को निकाल देने का अधिकार मुझको है या नहीं, पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर क्या कोई दूसरा इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता? ज़रा कोशिश कीजिए ना, हमारे इस एक कौड़ी को भी साथ ले लीजिए। इस विषय में इसका खासा नाम है। यह बात सुनकर सब दंग रह गए। जमींदार ने जरा सा रुक कर कहा, भैरवियों के सतीत्व की कहानी बहुत प्राचीन है और प्रसिद्ध है। उसकी चर्चा करने से कुछ लाभ नहीं। भैरवी रहने से ही भैरव आ जाते हैं। भैरवियों का काम भैरवों के बिना नहीं चलता। यही सनातन प्रथा है। केवल इसी से हटाना आसान नहीं होगा। देश भर के भक्तों का दल बिगड़ जाएगा। शायद देवी स्वयं भी प्रसन्न ना होगी। अजब नहीं कि कुछ उपद्रव मचाया जाए। मातंगी भैरवी के 5 भैरव थे और उनमें से पहले जो भैरवी थी, सुना है कि उनके भैरवों की गिनती ही ना थी। क्यों पंडित जी, आप ही कहिए, आप तो यहाँ के सबसे बड़े बूढ़े हैं, आपको तो सब मालूम है ना। अब जमींदार ने शिरोमणि की अपेक्षा खासकर राय महाशय की ओर ही कटाक्ष किया। इस प्रश्न का किसी को कोई उत्तर नहीं सूझा। सब लोग भौचक्के से रह गए। किसी के समझ में ना आया कि जमींदार का कंठ स्वर टेढ़ा है या सीधा, उसका कहना सच है या झूठ, और उसके तात्पर्य से दिल लगी है या धमकी। एक भद्र वेशधारी शौकीन युवक सामने के बरामदे का चक्कर लगाकर कमरे के अंदर आया। उसके हाथ में कई एक बांग्ला और अंग्रेजी के समाचार पत्र और कुछ खुली हुई चिट्ठियां थीं। जीवानंद ने उस युवक को देखकर कहा, क्यों प्रफुल्ल, यहाँ भी डाकखाना है क्या? ना मालूम यह सब कब बंद होगा। प्रफुल्ल ने सिर हिलाकर कहा, वह ठीक है, बंद हो जाने से आपको आराम होता, पर अब वह नहीं हुआ, तब क्या? इन सब के देखने का आपको अब अवकाश होगा। जीवानंद ने जरा भी आग्रह न दिखाकर उत्तर दिया, नहीं, अभी नहीं होगा, दूसरे वक्त भी नहीं, पर बहुत सा बाहर से ही अनुभव हो रहा है। उस चिट्ठी पर तो हीरालाल मोहनलाल की दुकान की मोहर देखता हूँ। वह लिफाफा तो सुलेमान साहब का मालूम होता है। विलायती शुदा की महक मानो कागज फोड़ कर निकलती आ रही है। क्या कहते हैं साहब, डिग्री जारी करेंगे या इस रजबपू पर ही खींचतानी शुरू कर देंगे? ओह, अगर उस जमाने का ब्राह्मण तेज रत्ती भर भी बाकी रहता तो इस यहूदी को तो भस्म ही कर देता, शराब का देना चुकाना न पड़ता। प्रफुल्ल ने घबरा कर कहा, क्या कहते हैं भाई साहब, रहने दीजिए, दूसरे समय इसकी चर्चा की जाएगी। अब उसके लौट जाने के लिए तैयार होते ही जीवानंद ने हंसते हुए कहा, लज्जा किस बात की भैया, ये लोग तो अपने ही आदमी हैं, सब जाति बंधु हैं। यहाँ तक कि हीरा जवाहरात का इधर और उधर का भाग कहने से भी अत्युक्ति न होगी। इसके सिवा तुम्हारा बड़ा भाई तो कस्तूरी मृग है, उसकी सुगंध को कितने दिन तक छिपा रखोगे भैया? रुपया रुपया, इतनी नालिश और उसकी नालिश। फलाने की डिग्री ढिकाने की किस्त चूक गई। अजी तारादास, उस दिन का मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया। पर घबराओ नहीं पंडित जी, नौबत यहाँ तक पहुँची है कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होने में अब देर नहीं लगेगी। प्रफुल्ल, नाराज ना होना भैया, अपने आदमियों में किसी को नहीं छोड़ा, पर इस 40 वर्ष की आदत को छोड़ना भी मेरे लिए मुश्किल है। बल्कि किसी ऐसे आदमी को ढूंढ कर ला सकते हो जो जाली नोट फोट बना सकता तो। बहुत चिढ़ जाने पर भी प्रफुल्ल हंसकर बोला, देखिए, आपकी बातों को सब लोग समझ नहीं सकेंगे। सच समझकर यदि कोई, जीवानंद ने गंभीर होकर कहा, यदि कोई ढूंढ लाए तब तो बन जाऊं। राय महाशय, आप तो बड़े प्रवीण सुने जाते हैं। आपकी जान पहचान में तो ऐसा कोई आदमी। राय बाबू का चेहरा उतर गया। अचानक खड़े होकर उन्होंने कहा, देर हो रही है, आज्ञा हो तो हम लोग अब जाएं। जीवानंद ने जरा लज्जित होकर कहा, बैठिए बैठिए, नहीं तो प्रफुल्ल का हौसला बढ़ जाएगा। इसके सिवा भैरवी की बात भी तो खत्म हो जाए। हाँ, मेरे जाओ कह देने से ही क्या वह चली जाएगी? राय महाशय ने बैठकर संक्षिप्त में धीरे से उत्तर दिया,
उसका भार हमारे ऊपर है। पर किसी और को तो नियुक्त करना होगा, वह पद भी तो खाली नहीं रह सकता। इस बार बहुतों ने जवाब दिया, इसका जिम्मा भी तो हम लेते हैं। जीवानंद ने सांसें छोड़कर कहा, खैर कुछ चिंता नहीं, अब उसे जाना ही पड़ेगा। इतने आदमियों के निश्वास के बोझ को अकेली भैरवी की बात तो नहीं, स्वयं चंडी देवी भी संभाल नहीं सकेंगी। यह समझ में आ गया। अपना हानि लाभ आप ही जानते हैं। पर मेरी हालत ऐसी है कि रुपया मिल जाए तो किसी बात में भी मुझे आपत्ति नहीं। नए इंतजाम में मुझे कुछ मिलना चाहिए। खैर कोई देख तो रे, एक कौड़ी है या चला गया। पर गला तो यहाँ सूख कर मरुभूमि हो चला। जमींदार के व्यग्र हाथ में भरा हुआ प्याला देते हुए नौकर बोला, वे दफ्तर में खाता लिख रहे हैं। जमींदार के बुलावे से थोड़ी देर के बाद एक कौड़ी आकर अदब के साथ एक ओर खड़ा हो गया। जीवानंद ने सूखे गले को तर करके पूछा, उस दिन तो भैरवी को तलब किया था, उसकी खबर किसी ने उन्हें दी थी? एक कौड़ी बोला, हाँ मैंने खुद ही दी थी हुजूर। वे आई थी? जी नहीं। क्यों? एक कौड़ी सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। जीवानंद ने उत्सुक होकर पूछा, कुछ बतलाया? वे कब आएंगी? एक कौड़ी वैसे ही सिर झुकाए हुए अस्फुट स्वर में बोला, मैं इतने आदमियों के सामने उस बात को हुजूर से निवेदन नहीं कर सकता। शिवानंद ने हाथ के खाली गिलास को नीचे रखकर अचानक कठोर स्वर में कहा, एक कौड़ी, इस गुमास्तगिरी के कायदे को जरा छोड़ो। वे आएंगी या नहीं? नहीं। क्यों? इस बार भी उत्तर में एक कौड़ी ने जमींदारी कायदा नहीं छोड़ा, बल्कि सब लोगों को सुनाई दे ऐसे स्पष्ट शब्दों में कहा, वे आ ही नहीं सकेंगी। यह बात वहाँ जितने आदमी खड़े थे सब ने सुनी। उन्होंने कहा कि अपने हुजूर से कहना, एक कौड़ी, उनको झगड़े तय करने लायक बुद्धि हो तो अपनी प्रजा के मामलों पर विचार करें। मेरे मुकदमों के लिए अदालत खुली है। अचानक मालूम पड़ा कि जमींदार की अब तक की इतनी दिल लगी, इतनी सरल उदारता, हसमुख चेहरा और तरल कंठ स्वर पल भर में गायब होकर मानो अंधेरा हो गया। जीवानंद ने क्षण भर के बाद धीरे धीरे कहा, अच्छा तुम जाओ। प्रफुल्ल, किसी चीनी की कंपनी ने 1000 बीघा जमीन मांगी थी ना? उसको कुछ जवाब दिया था? जी नहीं। तो उसे लिख दो कि जमीन मिलेगी, देर न करो। बहुत अच्छा, लिख देता हूँ, कहकर वह एक कौड़ी को साथ लेकर चला गया। फिर थोड़ी देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। शिरोमणि ने खड़े होकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तो आज हम लोग जाएं? पधारिए। राय महाशय ने भूल कर प्रणाम करते हुए कहा, आज्ञा हो तो फिर किसी दिन आपके दर्शन करने आऊँगा। बहुत अच्छा, आइएगा। सब लोग धीरे धीरे चले गए। बाहर आने पर उनको जमींदार की आवाज़ सुनाई दी, खिदमतगार। रास्ते में दूर तक किसी की बातचीत नहीं हुई। अंत में शिरोमणि से नहीं रहा गया। उन्होंने राय महाशय को एक तरफ खींचकर उनके कान में कहा, जनार्दन, तुम्हें जमींदार कैसा मालूम हुआ भैया? जनार्दन ने संक्षेप में उत्तर दिया, मालूम तो कई तरह का हुआ। महापापी, लाशर्म बिल्कुल नहीं, हाँ, पर एकदम सरल है, कपट का नाम नहीं। मतवाला है ना? देखा, रण में चोटी तक डूबा हुआ है, वह भी कह डाला। जनार्दन ने कहा। शिरोमणि ने कहा, पर कुछ भी नहीं बचेगा, तुम देख लेना, सब सत्यानाश हो जाएगा। जनार्दन ने कहा, संभव है, शायद अधिक दिन जिएगा भी नहीं, हो सकता है। थोड़ी देर चुपचाप चलते हुए शिरोमणि ने फिर अचानक कहा, जैसा समझा था शायद वैसा नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा तो नहीं मालूम हुआ। तुम्हारी क्या राय है? जनार्दन ने जवाब दिया, नहीं, पर बड़ा मुंहफट है। मान व्यक्ति के मान का ज्ञान नहीं है। जनार्दन ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जवाब ना मिलने पर भी शिरोमणि कहने लगे, पर देखा तुमने, बोलने का ढंग, आधे का तो मतलब ही समझ में नहीं आता। सच बोलता है या हम लोगों को नचा रहा है, समझना कठिन है। यह सब कुछ जानता है। क्यों? राय महाशय ने फिर भी कुछ मंतव्य प्रकट नहीं किया, जैसे ही चुपचाप चलने लगे। पर मकान के पास आकर शिरोमणि कौतूहल को रोक नहीं सके। धीरे धीरे बोले, तुम तो बड़े उदास मालूम होते हो भैया, सफल होने की आशा नहीं है क्या? राय बाबू ने इच्छा न रहने पर भी निराश भाव से जरा ठहर कर कहा, देवी की इच्छा है। शिरोमणि ने गर्दन हिलाकर कहा, इसमें संदेह क्या है? पर मामला सब गड़बड़ हो गया, मालूम होता है ना। इसको पकड़ सके और न उसको मारने में ही समर्थ हुए। तुम्हारा क्या है भैया, रुपए का जोर है, पर शेर की मांद के सामने फंदा फैलाने में कहीं मैं न मारा जाऊं। जनार्दन जरा सूखे स्वर में बोला, आप क्या डर गए? शिरोमणि ने कहा, नहीं नहीं, डरा तो नहीं हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, पर तुम्हारे चेहरे से ऐसा भी मालूम नहीं होता कि तुम बहुत भरोसा पाकर आए हो। जमींदार साहब तो अजब ढंग के आदमी हैं, बातों में जैसी पहेलियां हैं, काम भी वैसे ही अद्भुत है। यही आश्चर्य है कि उसने
नाता दबाकर जबरदस्ती शराब नहीं पिलागी। एक कौड़ी के मुंह से गुसाइन की धमकी सुनी ना। मैं तो अंट बहुत पकाया, अच्छा नहीं किया। कहीं एक कौड़ी भीतर ही भीतर सब पोल न खोल दे। कहीं ऐसा ना हो कि मसल हो लड़े लो पाउन दो बीच रुई जारी जाए। जनार्दन ने उदास भाव से कहा, सभी चंडी माता की इच्छा है। धूप चढ़ाई है, एक बार तीसरे पहर आइएगा। अच्छा आऊँगा। गली का मोड़ घूमने पर बाईं ओर पेड़ों के अंदर से मंदिर का शिखर दिखाई देते ही वृद्ध शिरोमणि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कान और नाक में हाथ लगाए, पर यह सुनाई नहीं दिया कि अस्फुट स्वर में क्या प्रार्थना की। इसके बाद वे धीरे धीरे घर लौट गए। अन्य स्थानों की तरह चंडीगढ़ में भी दिन आते हैं और चले भी जाते हैं। बाहर से कोई विशेषता मालूम नहीं होती। देवी की सेवा पूजा समान रूप से हो रही है। आसपास के गांवों से यात्री आकर भीड़ लगाते हैं, चले जाते हैं, मनौती करते हैं, पूजा करते हैं, बकरा काटते हैं। प्रसाद के हिस्से के लिए पुजारी से पहले की तरह लड़ते झगड़ते हैं और उसी तरह मुक्त कंठ से अपनी प्रशंसा तथा पड़ोसियों की निंदा कर शरीर और मन के स्वास्थ्य तथा स्वाभाविकता का प्रमाण दे रहे हैं। वास्तव में कहीं कुछ उलट पुलट नहीं हुआ है। परदेसी समझ नहीं सकते कि इस दरमियान में हवा बदल गई है और आंधी आने से पूर्व क्षण की तरह प्रकृति थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गई है। यह बिल्कुल मालूम नहीं होता कि इस गांव के किसानों और मजदूरों ने निश्चय करके कुछ समझ लिया है, पर बोलते के संबंध में गांव के मुखियों का मनोभाव कुछ भी क्यों न हो, ये दीन दरिद्र लोग जैसे उसकी भक्ति करते हैं वैसे ही उसको चाहते भी हैं। एक कौड़ी नंदी के अत्याचार से चलने का वही एक उपाय था। जब और कहीं थोड़ा बहुत ऋण न मिलता तब भैरवी के सामने जाकर हाथ फैलाने में वे जरा भी ना हिचकते। उसके मकान छोड़ देने के कारण वास्तव में इन लोगों की कोई दुश्चिंता न थी। वे जानते थे कि बाप बेटी का मेल एक न एक दिन हो ही जाएगा। सूरज की बात भी छिपी न रहेगी। केवल उसी के लिए यह ढिंढोरा न पीटा जाता तो अच्छा था, क्योंकि भैरवियों के चाल चलन के बारे में माथापच्ची करने की किसी ने आज तक आवश्यकता नहीं समझी। बहुत दिनों के अभ्यास से यह बात इतनी छोटी हो गई थी, पर सोरसी को उपलक्ष्य बनाकर देवी के मंदिर के संबंध में मामला खड़ा किया गया है। अधिकारी लोग तारादास को साथ लेकर सुबह शाम हुजूर के दरबार में हाजिरी देकर कोई उलटफेर करने के लिए मंसूबा काट रहे हैं और एक अनजान छोटी लड़की को ना जाने कहाँ से लाकर किस लिए रख छोड़ा है। ऐसी अनेक आशंकाओं के कारण उन लोगों के चित्ताकाश में इस प्रकार के भाव का मेघ क्रोध और लोभ की तरह उमड़ने लगा है कि इससे देश की भलाई नहीं होगी। उस दिन अष्टमी थी। मंदिर के आंगन में आदमियों का जमाव कुछ अधिक था। देवी के पास बैठकर सोरसी आरती का उपकरण सजा रही थी। इतने में तारादास और उस लड़की की साथ लिए एक कौड़ी आया। सोरसी उसी तरह काम करती रही। उसने मुंह उठाकर नहीं देखा। एक कौड़ी ने कहा, माँ, मंगला अपनी चंडी माता को प्रणाम करो। पुजारी कुछ कह रहा था। वह सम्मान के साथ उठ खड़ा हुआ। सोरसी ने बिना आंख उठाए देख लिया। लड़की ज्यों ही प्रणाम करके खड़ी हुई त्यों ही पुजारी ने कहा, देवी की संध्या आरती देखना चाहो तो दाहिनी ओर वह जो आसन बिछा हुआ है उस पर जा बैठो। एक कौड़ी ने कनखियों से सोरसी की ओर देखकर हंसते हुए कहा, अपनी जगह की स्वयं पहचान कर लेगी पंडित जी, आपको उसके लिए कष्ट न उठाना पड़ेगा। पर देवी की बहुत वस्तु है, वह एक एक करके आप स्वयं दिखा तो दीजिए। पुजारी ने तनिक लज्जित होकर कहा, जरूर जरूर, एक एक करके सब दिखा दूंगा। फेरिस्त के साथ सब चीज़ों का मिलान कर लिया है, कोई चिंता नहीं। वह जो बड़ा संदूक दिखाई देता है उसमें पूजा के पात्र तथा पीतल और कांसे के बड़े बड़े बर्तन बंद हैं। भंडारा आदि बड़े कामों में ही वे निकाले जाते हैं। लकड़ी के इस छोटे संदूक में मखमल का चंदोवा, झालर वगैरह है। उस कोठरी में दरिया, गलीचे, पर्दे, बैठने के आसन, यही सब। एक कौड़ी ने कहा, और पुजारी ने कहा, और वह जो पूरब की दीवार में बड़े बड़े ताले लटक रहे हैं वह लोहे का संदूक है, मंदिर के साथ जड़ा हुआ है। उसमें देवी का सोने का मुकुट, रामपुर की महारानी की दी हुई मोतियों की माला, बीजगांव के जमींदार के दिए हुए सोने के बाजूबंद हार और कितने ही भक्तों के दिए हुए तरह तरह के सोने चांदी के जेवर है। इसके सिवा रुपया, पैसा, दस्तावेज, सोने चांदी के बर्तन अर्थात जितनी कीमती चीजें हैं सब उस संदूक में है। एक कौड़ी ने कहा, मैं नया आदमी नहीं हूँ पंडित जी, सब जानता हूँ, पर वह सब तुम्हारे मुंह में ही है। यह संदूक टटोलने पर भी कुछ मिलेगा। वही तो वे बैठी हुई हैं, जरा चाबी मांगकर खोल करके दिखाइए ना।
आपने सुना नहीं कि गांव के मुखिया की प्रार्थना मंजूर करके हुजूर ने क्या हुक्म दिया है? चैत्र क्रांति से पहले सभी चीजें एक बार मिला लेनी चाहिए। पुजारी वज्राहत की तरह चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर से अब सोरसी का प्रभुत्व उठ गया है, यह उसे मालूम है, और यह भी जानता है कि नंदी का प्रत्यक्ष आदेश न माना जाएगा तो उसका नतीजा कैसा भयानक होगा। पर वह जो भैरवी समीप ही बैठी है, देवी का काम करती हुई, सब अपने कानों से सुनकर भी कुछ जवाब नहीं दे रही है, उसके सामने जाकर सुनाने का साहस पुजारी को नहीं हुआ। उसने डरती हुई आवाज में कहा, पर उसमें तो अभी देर है नंदी जी, इधर संध्या हो आई है। हरदास ने अब तक कुछ नहीं कहा और संकोच तथा भय का चिन्ह अकेले पुजारी के ही चेहरे पर थोड़े झलक रहा था। धीरे धीरे उसने कहा, मिला लेने में बहुत विलम्ब लगेगा नंदी जी, किसी दूसरे दिन जरा जल्दी आकर वह यह काम मिला लिया जाएगा। क्यों? कौड़ी ने सोच कर उत्तर दिया, अच्छा यही सही। पुजारी ने मौन भाव से सिर झुकाया।